Okay, so in previous lecture we have studied about the various gas laws such as Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, Graham's law of diffusion, Dalton law, etc. ये जितने भी लॉज हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं, these were based upon the some experimental facts and there was no theoretical background to justify them. So in order to account for the observed properties of the gases, a model was proposed which takes into consideration the molecular nature as well as the kinetic nature of the gases. और ये जो kinetic theory of gases है, ये एक theoretical attempt है to explain the behavior of the gases. 19th century में मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लॉजियस, इन तीनों साइंटिस्ट ने एक थ्योरेटिकल मॉडल दिया जिसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं. ओके, सो क्या कहती है थ्योरी, इसको हम आज स्टडी करने वाले हैं डिटेल में. सबसे पहले बात करते हैं इसके पोस्टुलेट्स की. तो क्या क्या पॉइंट्स रखे थे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एज वेल एज द क्लॉजियस ने इस थ्योरी में. सो सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि जितनी भी हमारे पास गैसेस हैं, सभी गैसेस जो है ये छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलके बनती है. मीन्स ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स. सो ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ extremely small particles. ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. ये सबसे पहला पॉइंट था इस थ्योरी का. ओके, और इसी के साथ ही उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स सेम शेप, सेम साइज और सेम मास के होंगे. ठीक है, सो वी कैन से the molecules of a given gas are identical in shape, size and mass. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, क्या कहती है थ्योरी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज स्पेसिस सो दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस. मीन्स अगर हम गैस का वॉल्यूम और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंपेयर करते हैं तो उस एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, दैट वुड बी नेग्लिजिबल. सो व्हाट इज द पोस्टुलेट, the molecules of the gas are separated by large distance from one another so that the actual volume occupied by the molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के, उनके बीच में आपस में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं हैं. मीन्स दे आर मूविंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली. ओके, so there are no attractive forces
between the molecules of the gas. They move completely independently. Okay, so what is the fourth point? फोर्थ पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव कर रहे हैं, दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एंड देयर मोशन इज ceaseless, means that is not stoppable. Okay, so we can say the molecules are in a state of ceaseless and random motion in all directions. ठीक है, और जब ये मूव करते हैं तो इनके बीच में कोलिजन्स होगा मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के बीच में, एज वेल एज दे विल आल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. ओके, सो वी कैन राइट ड्यूरिंग देयर मोशन they collide with one another and also with the walls of the container. Okay, उसके बाद they said the collision of molecules with one another and with the wall of the container are perfectly elastic so that no energy is lost during the collision. Okay, means जब molecules के बीच में और with the wall of the container collision होगा तो वो collision क्या होगा, perfectly elastic होगा, and during that collision there will be no loss of energy. Okay, so we can say the collision of the molecules with one another and with the walls of the container are perfectly elastic so that no energy is lost during collisions. Okay, वहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बट एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रेशर है गैस का दैट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर. ओके, क्या कहते हैं कि जो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है किसी भी कंटेनर में, दैट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. The pressure of the gas is due to collisions of the gas molecules against the walls of the container. Seventh point, they said due to collisions the molecule possess different velocities and hence the different kinetic energies, but
the average kinetic energy of the molecule is directly proportional to the absolute temperature. Okay, so due to collision, the molecules they possess different velocities. कुछ मॉलिक्यूल्स स्लो स्पीड के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाई स्पीड के होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी वो इंटरमीडिएट रहेगी. ओके, सो दे हैव द डिफरेंट वेलोसिटीज एंड अल्टीमेटली दे विल हैव द डिफरेंट kinetic energies, and hence different kinetic energies. However, the average kinetic energy of the molecules is directly proportional to the absolute temperature. Lastly, what they said the motion of the molecules is unaffected by the force of gravitation. मीन्स जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव कर रहे हैं उनकी जो मोशन है वो क्या है, दैट इज अनअफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. मीन उसके ऊपर ग्रेविटेशन की कोई फोर्स अफेक्ट नहीं कर रही है. ओके, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज अनअफेक्टेड बाय द force of gravitation. Okay, so next हमारे पास आता है kinetic gas equation. On the basis of this kinetic theory of gases, we have a kinetic gas equation. ठीक है, अब हम इसको ड्राइव करेंगे. किस तरीके से ये इक्वेशन ड्राइव होती है और क्या इक्वेशन है. ओके, so this kinetic gas equation is nothing but it's a mathematical expression which has been derived from the postulates of the kinetic theory of gases, and it relates the pressure, volume, number of molecules of a gas at a particular temperature. Okay, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होगा, वो हम देखेंगे भी किस तरीके से आएगा. Okay, so to get the kinetic gas equation we have to consider a cubic box as a container जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी गैस को इंक्लोज करेंगे. ओके, सो सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ ए क्यूबिक कंटेनर और ए क्यूबिक बॉक्स. ओके, तो ये हमारे पास कोई एक क्यूबिक बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट जो है वो सेम है. ओके, so this is the length L and this is the height L, and from here and here this is the breadth which is again L. Okay, so consider a certain amount of gas is enclosed in this cubical box at a particular temperature. Now suppose the edge length of the box is equals to L centimeter, and the number of gas molecules, जो भी हमने इसमें गैस ली है, जितनी भी अमाउंट ली है उसमें जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज n. ओके, और जो हमने इसमें गैस लिया उसका मास कितना है, पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे, मास ऑफ each molecule of the gas. Okay, so mass of each molecule of gas is m. Okay, so according to kinetic theory of gases, as we said, the molecules are moving randomly in all direction. ठीक है, so suppose
कि हमारे पास यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. ओके, सिंस द वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, so it can be resolved into the three mutually perpendicular components as Vx, Vy and Vz. ओके, हमने क्या किया, इस वेलोसिटी वेक्टर को हमने तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है. ओके, सो व्हाट इज Vx? Vx इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी along the x-axis and Vy is the component of velocity in the y-axis and Vz is the component of velocity in the z-axis. Okay, so the component velocities are related by an expression that is v square is equal to vx square plus vy square plus vz square. Okay, so the velocity components are related as by this expression. Now consider a molecule is moving along the x-axis due to the velocity vx. The molecule will strike this phase A and B. ठीक है, जब मॉलिक्यूल vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है x एक्सिस में तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद it will strike this phase, that is phase A, and after collision with phase A it will rebound back and move toward the phase B, and it will collide again at this phase and it will come back again. Okay, so we are considering the molecule is moving along the x-axis due to the velocity vx. तो क्या होगा कि ये A और B दोनों फेसेस पे कोलाइड करेगा. So what would be the momentum of the molecule before striking the phase A? The momentum of the molecule before striking phase A is given as mvx. Okay, so as kinetic theory of gases said, the collision between the molecules as well as with the wall of the container is an elastic collision. So as the collision with the phase A is elastic, so as I said, this molecule will return back with the same velocity, okay, but in the opposite direction, and then there is a change in the direction of the velocity. Okay, so we can write here due to the change in direction of the velocity vx, the momentum of molecule after striking, the momentum of molecule after striking phase A is equals to m into minus vx, that is minus mvx. Okay, so what would be the net change in momentum of the molecule in a single collision with phase A? We can write the net change in momentum of the molecule in single collision with phase A, that is given as mvx before collision, that is the momentum which is before collision, minus the momentum after collision, that is equals to 2mvx. Okay, so therefore a molecule imparts a momentum of 2mvx to the phase A in one collision. Okay, before collision we have a momentum, after collision we have this momentum, the total momentum, the change in momentum is 2mvx. ये कब हुआ? जब वो एक फेज, दैट इज फेज A में एक कोलिजन करता है. ओके, सो नेक्स्ट हमारा टारगेट है
to calculate the number of collisions per second on the phase A due to the Vx component. Okay, so next we are going to calculation of number of collisions per second on phase A due to Vx कंपोनेंट. ओके, सब जब एक बार कोलिजन हो जाएगा फेस ए पे तो क्या होगा कि नेक्स्ट जो कोलिजन है फेस ए पे वो कब होगा? व्हेन द मॉलिक्यूल हैज टू ट्रेवल फ्रॉम द फेस ए टू बी एंड देन बैक फ्रॉम बी टू ए. ओके, सो इन दैट केस इट हैज टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2l सेंटीमीटर. ठीक है, पहले क्या करेगा वो A से B पे जाएगा, L डिस्टेंस कवर करेगा, फिर B से वापस आएगा A पे, अगेन इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस L. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? 2l सेंटीमीटर. ओके, नाउ सिंस द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज Vx सेंटीमीटर पर सेकेंड, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इज Vx सेंटीमीटर. कैसे हुआ देखो, अब क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड by molecule from A to B and B to A, that is 2l centimeter. Okay, so what will be the distance traveled in 1 second? The distance traveled in 1 second हमने निकालना है. Okay, so as we know the velocity is given as the distance upon time. ठीक है, डिस्टेंस हमने निकालना है भी 1 सेकंड में कितना कवर करेगा. वेलोसिटी हमें पता कितनी है, दैट इज Vx. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है? 1 सेकेंड. सो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड विल बी इक्वल्स टू Vx सेंटीमीटर. ओके, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? दैट विल बी Vx सेंटीमीटर. नाउ एज वी हैव said here, the molecule collide on the phase A after traveling a distance of 2l centimeter. Therefore, the total number of collision on the phase A in 1 second will be the Vx upon 2l. ठीक है, this is the distance traveled in 1 second. This is the total distance traveled by the molecule. So, what would be the number of collisions? So, number of collisions, the total number of collisions on phase A in 1 second will be equals to the Vx upon 2l. ठीक है, this is the distance travel in 1 second. This is the total distance traveled. So, if we take the ratio, we will get the total number of collisions. Now next we have the change in momentum of molecule due to collisions with phase A in 1 second. ठीक है, अब 1 सेकंड में जितने भी कोलिजन्स होंगे उस कोलिजन्स के दौरान कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन 1 कोलिजन. ठीक है, एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, ओके, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ collisions in 1 second. ठीक है, तो ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. दैट इज इक्वल्स टू 2mVx into the number of collision in 1 second, that is given as Vx upon 2l. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड वी हैव mVx square upon l. This is the total change in momentum of the molecule. सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि जब एक मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है
ठीक है। तो एक सेकंड में जितने भी कोलिजन्स होंगे एक फेज के ऊपर, उस दौरान कितना मोमेंटम चेंज होगा, दैट इज गिवन एज दिस वन। ओके, सिमिलरली द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द कोलिजन विद द फेज बी इन 1 सेकेंड विल बी सेम। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में भी एक्स है, तो उस डायरेक्शन में भी क्या है, एक्स है, तो फेज क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो इतना मोमेंटम ही दूसरे फेज पे वहां पे चेंज आएगा। सो वी कैन राइट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ molecule due to collision with phase B in 1 second will be equals to mvx square by L। ओके, तो अब ये दोनों फेज पे आ गया। ठीक है, मीन्स हम जो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम है मॉलिक्यूल का ड्यू टू द कोलिजन विद फेज ए एंड बी पर सेकेंड वो भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन with phase A and B per second will be equals to mvx square upon L plus mvx square upon L, that is 2mvx square upon L। ये तो आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम जब एक मॉलिक्यूल दोनों फेसेस के साथ कोलिजन करता है एक सेकंड में। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में। ओके, इसी तरीके से हम जो टोटल चेंज इन मोमेंटम आएगा पर सेकंड दो डिफरेंट फेसेस में, वाई डायरेक्शन में और जेड एक्सिस में, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दैट विल बी गिवन एज 2mvy square upon L, that would be in the y direction, and 2mvz square upon L, that would be in the z axis। ओके, सो अब हमें हर डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल का पर सेकंड में 6 फेसेस के ऊपर जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू, सो वी कैन राइट द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल पर सेकेंड on all 6 faces of cube, that will be equals to 2mvx square upon L plus 2mvy square upon L plus 2mvz square upon L। और यहाँ से हम 2m upon L कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास आ गया vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर प्लस vz स्क्वेयर। और स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि इन कंपोनेंट्स के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, द vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर प्लस vz स्क्वेयर इज इक्वल टू v स्क्वेयर। सो वी कैन राइट इट एज ए 2mv स्क्वेयर अपॉन L। दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल पर सेकेंड ऑन ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, सिमिलरली we can calculate the change in momentum on all 6 phases in 1 second for n molecules, ठीक है, which are having the different velocities। okay, now suppose we have n molecules and they have the different velocities like v, v1, v2, v3 and so on। okay, so what will be the change in momentum of all n molecules during collision with all the 6 faces of cubical container। ठीक है, and that will be equals to 2m upon L, ब्रैकेट में क्या आएगा, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर प्लस
v1 square plus v2 square plus v3 square and up to vn square. ओके, एंड अगर हम इस एक्सप्रेशन को n से मल्टीप्लाई कर दें और n से डिवाइड कर दें तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली. सो वी कैन राइट इट एज ए 2m इंटू एन अपॉन एल v स्क्वेयर प्लस v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस v3 स्क्वेयर प्लस अप टू vn स्क्वेयर डिवाइड बाय n. ओके, सो हमने क्या किया, n से मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड कर दिया, एक्सप्रेशन वही का वही रहा. बट यहाँ पे हमारे पास ये जो v स्क्वेयर प्लस v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस v3 स्क्वेयर प्लस अप टू vn स्क्वेयर अपॉन n, दैट इज गिवन एज द a new velocity that is known as the root mean square velocity. Okay, so we can write it as a 2mn upon L into u square. Okay, so u is the root mean square velocity, which is given as the u is equals to under root of v square plus v1 square plus v2 square plus up to vn square upon n. So the change in momentum per second is also known as the rate of change on momentum. Okay, so जो change in momentum per second होता है, that is also known as the rate of change of momentum. ठीक है, and according to Newton's second law, the rate of change of momentum है, that is also called as the force. Okay, so the force exerted by n molecules on all these six faces is given as 2mn u square upon L. ठीक है, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ऑन ऑल द सिक्स फेसेस, दैट इज गिवन बाय 2mn u square upon L, and we know that the change in momentum per second is also known as the rate of change of momentum. Okay, and according to Newton's second law, the rate of change of momentum is also known as the force. So ये सारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, फोर्स के इक्वल हो गया. Okay, and by definition we know the pressure is the force per unit area. Okay, जो प्रेशर होता है that is equals to the force upon area होता है. ठीक है, so what is force? The 2mn u square upon L, and what is area of the cube? That is 6L square. So we can write it is 6L square, and from here we have 1 upon 3 mn u square upon L cube. ठीक है, and what is L cube? The volume of the cube. So we can write it as a 1/3 mn u square upon v. ठीक है, so if we take this v on the other side, so it will be pv is equals to 1/3 mn u square. This is nothing but the kinetic gas equation. ठीक है, this expression is known as the kinetic gas equation, which is pv is equal to 1/3 mn u square. स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, सो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर. नेक्स्ट वी हैव द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल kinetic energy of gas molecules. ठीक है, सो काइनेटिक गैस इक्वेशन में हमने निकालनी है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. वो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल होती है दैट इज इक्वल्स टू हाफ m u square. ठीक है, एट ए
टेम्परेचर T. ठीक है, so the total energy of the whole gas which is containing the n molecules, which can be written as the kinetic energy is equal to half mn u square. ठीक है, this is the kinetic average translational kinetic energy of the one molecule. If we multiply the kinetic energy of one molecule with the number of molecules, it will give the kinetic energy of the whole of the gas. Okay, so this is the half mn u square, and from the kinetic gas equation we know PV is equals to 1 by 3 mn u square. Okay, now if we multiply and divide this equation by 2, so we can write the 2 by 3 into 1 by 2 mn u square. 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया. ओके, सो दिस इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन राइट द 2 बाई 3 द काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास, पी वी इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस. ओके, नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with the general gas equation, that is PV is equals to nRT, and if we take the n is equal to 1, n is equal to 1 mole, so we have the PV is equal to RT. Now comparing this PV is equal to RT with PV is equal to 2 by 3 kinetic energy, we have the RT is equals to 2 by 3 द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 3 बाई 2 RT. ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस. ठीक है जी. सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द दिस इक्वेशन बाय द एवोगैड्रो number. ठीक है, if we divide the this kinetic energy expression with the Avogadro number, we will get the kinetic energy per molecule, because this is for the one molecule. ठीक है, एक molecule के लिए निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको Avogadro number से divide करेंगे. So the kinetic energy divided by Avogadro number 3 by 2 RT by n naught. ठीक है, so this becomes the kinetic energy per molecule. So we can write the kinetic energy per molecule is given as 3 by 2 kT. Now this K is known as the Boltzmann constant, Boltzmann constant, and it is equals to R by N. ठीक है, the gas constant divided by the Avogadro number is known as the Boltzmann constant. Okay, from this expression we have the kinetic energy is proportional to the absolute temperature. ठीक है, the translational kinetic energy of the ideal gas is independent of pressure, the molecular mass and the nature of gas. ठीक है, ये बात नोट करने वाली है कि ideal gas की जो kinetic energy है that is independent of pressure, molecular mass एंड द नेचर ऑफ द गैस. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मीन्स अगर दो कोई गैसेज हमारे पास जिनका टेम्परेचर सेम है तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी. नाउ सपोज इफ वी आर कंपेयरिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन गैस एज वेल एज द नाइट्रोजन गैस, देन द kinetic energy of the hydrogen gas would be equals to kinetic energy of the nitrogen gas. condition क्या है, at same temperature. ठीक है, if the temperature is same, in that case the average translational kinetic energy of the gas molecule of the hydrogen gas would be equal to the average translational kinetic energy of the nitrogen gas molecule. okay, so अब ये तो बात आ गई kinetic energy जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर. हमने बात की थी कि जो वेलोसिटी है वो भी डिपेंड करती है. वो कैसे डिपेंड करती है, हाँ, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन है द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम एन यू स्क्वेयर. ठीक है, और वी कैन से द काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वेयर. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो
u square is also proportional to t, and from here we can say the u is proportional to under root t. ठीक है, the root mean square velocity of any gas is proportional to the square root of its absolute temperature. ठीक है, so the molecular motion is therefore termed as the thermal motion. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और जो वेलोसिटीज़ हैं, जो स्पीड है, जो मोशन है, वो भी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर. तो जो गैस मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं दैट आर कंसीडर्ड टू बी हैविंग द थर्मल मोशन. ठीक है, और अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है इफ इट इज 0 केल्विन मीन्स एट एब्सोल्यूट 0 दो काइनेटिक एनर्जी इज 0. ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और वी कैन से द मॉलिकुलर मोशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, so we can say that the molecular motion ceases completely at the absolute 0. Clear? And it may be noted that the absolute 0 is the temperature at which the molecular motion जो है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो molecular motion है वो वहाँ पे 0 होती है. That means molecules do not move, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल जो है गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. कोई भी गैस जो होगी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो कंडेंस हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अगर मोशन स्टॉप होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे. क्लोज आ जाएंगे तो वो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएंगी, उनसे क्या होगा, वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे या फिर वो अल्टीमेटली सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर.